बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस सेशन में हम अब बात करेंगे किसके ऊपर, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये टॉपिक पेपर के हवाले से क्या है जी, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंशिएट करें। देखिए, ये सारे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ या कोई भी बात जो पूछी जा सकती है वो बता रहा हूँ। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो कहते हैं ये बैंड होती है या सीरीज होती है रेडिएशंस की इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स आर फ्रीक्वेंसी व्हेन लाइट इज रिजॉल्व इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशंस। देखिए, कहते हैं अगर आप लाइट को गुजार देना, वैसे ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, लाइट को अगर गुजार दें प्रिज्म में से, तो आप देखते हैं कि ये लाइट जो है मुख्तलिफ कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब जितने ये कलर्स बनते हैं ना, इनका हर एक का अपना क्या होता है, वेवलेंथ होता है और क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू होता है। तो जब आप इस तरह किसी लाइट को आप गुजार दें प्रिज्म में से और ये क्या हो जाए भाई, स्प्लिट हो जाए, इसके अंदर जितने भी इसके क्या थे, कंस्टिट्यूएंट रेडिएशंस थे। कंस्टिट्यूएंट रेडिएशन का मतलब ये है कि ये लाइट जितनी रेडिएशन से बनी हुई थी वो अलग 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 हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो ये जो पैटर्न होता है फिर जिसमें आप इन तमाम रेडिएशंस को वेवलेंथ की बुनियाद पे या फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की बुनियाद पे क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। अब कहते हैं कि अगर आप सनलाइट की स्पेक्ट्रम को देखें, इसी तरह हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट की स्पेक्ट्रम को देखें, तो वहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने अभी बात की आपसे कि अगर आप सनलाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को अगर आप गुजार दें प्रिज्म में से, तो आपको वहाँ पे एक मुख्तलिफ कलर्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये कि वो जो लाइट थी उसके अंदर एक कलर नहीं था, बल्कि उसके अंदर काफ़ी सारी रेडिएशंस थी, और वो काफ़ी सारी रेडिएशन जो है हर एक का अपना अपना क्या है, कलर है। जब हर एक कलर को, हर एक रेडिएशन को आप उसकी फ्रीक्वेंसी की बेस पे या इन वेवलेंथ की बेस पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे, अरेंज कर देंगे, तो इसी को क्या कहा जाता है जी, इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स लिखी हुई हैं इसने, एक का नाम है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस वो होती है ना जिसके दरमियान कोई डार्क या ब्राइट स्पेस नहीं होती, कोई यानी दरमियान में बाउंड्री नहीं होती, मुख्तलिफ रेडिएशंस के दरमियान क्या नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती कोई क्लियर। जैसे आपने देखा होगा रेम्बो, तो जो रेम्बो बनता है उसके अंदर मुख्तलिफ जो कलर्स होते हैं, तो क्या ऐसे होता है कि एक कलर जो होता है वो दूसरे कलर के दरमियान कलर से ऐसे सेपरेट होता है कि उनके दरमियान कोई क्लियर बाउंड्री होती है, डार्क लाइन होती है, नहीं। बल्कि आपने देखा होगा कि जितने भी कलर्स हैं, एक कलर ख़त्म नहीं हुआ होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ होता कि तीसरा शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और यही बात इसने लिखी हुई भी है कि रेम्बो के अंदर या ऑर्डिनरी लाइट को जब आप गुजारते हैं और प्रिज्म से, और जब उसका क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, जब उसका क्या बनता है, स्पेक्ट्रम, तो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसी तरह होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बिल्कुल क्या है, मुखालिफ है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कोई दरमियान में क्या नहीं थी, क्लियर बाउंड्री नहीं थी, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होती है, लाइंस होती हैं, डार्क लाइंस होती हैं या ब्राइट लाइंस होती हैं। ठीक है। उनको कहा जा इस ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है जी, लाइन स्पेक्ट्रम। तो कहते हैं इस स्पेक्ट्रम के अंदर क्लियर कट बाउंड्री होती है कलर बैंड्स के दरमियान। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। याद रखें, लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो किसके लिए होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम एटम के लिए होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसको तब कहते हैं कि जब आप किसी एटम को क्या करते हैं जी, एक्साइट करते हैं और फिर उसका स्पेक्ट्रम आप चेक करते हैं, तो उसका स्पेक्ट्रम जो आपको मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। और उसके दरमियान कलर बैंड्स की वजह भी यही है कि उसके एटम के लिए जब आप उसकी एक्साइटेशन को देखते हैं, डी एक्साइटेशन, वापस इलेक्ट्रॉन अपने असली शेल में आता है, तो मुख्तलिफ आर्बिट से हो के आता है। इस वजह से उसके दरमियान क्या बनते हैं, क्लियर बाउंड्रीज बनती हैं, क्लियर बैंड बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें, इसने एक बात लिखी हुई है कि सोडियम प्लस आयन जो है उसका कलर होता है येलो। बंसन फ्लेम पे अगर आप उसको जलाएं सोडियम को, तो ये येलो फ्लेम देता है। और
देन एमिट्स रेडिएशन। सबसे पहले क्या करता है जी, इट इंडिकेटिंग दैट इट एब्जॉर्ब्स, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, और फिर क्या करता है, एमिट करता है रेडिएशन। ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्शियम जो है वो रेड कलर देता है, पोटाशियम जो है वो वायलेट कलर देता है बंसन फ्लेम के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जब आप फ्लेम के ऊपर ऐसे सोडियम को लेते हैं या किसको लेते हैं, पोटाशियम वगैरह को, तो ये क्या करता है, ये फ्लेम उसको एनर्जी देता है, और एनर्जी देने से उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होकर जब डी एक्साइट होते हैं तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको एक ख़ास कलर मिलता है। इसी कलर को अगर आप क्या कर लें, स्पेक्ट्रम इसका देख लें, तो आपके पास एक लाइन स्पेक्ट्रम बन के आएगा, जिसमें क्लियर क्या होंगी, बाउंड्रीज होंगी। क्लियर क्या होंगी, बाउंड्रीज। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक को कहा जाता है जी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, लाइन एब्जॉर्प्शन ये होता है कि इसका जो बैकग्राउंड होता है ना, वो क्या होता है, इसका बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल ब्राइट होता है। बैकग्राउंड क्या होता है, ब्राइट, और जो बाउंड्रीज होती हैं वो डार्क होती हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है। ये स्पेक्ट्रम कब प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है, कहता है कि फ्रॉम द रेडिएशंस फ्रॉम विच द रेज ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड। ये एब्जॉर्प्शन के नतीजे में बनता है। देखिए आपने ख़ास रेडिएशंस गुजारी, उसमें से कुछ कुछ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो जहाँ से एब्जॉर्ब हो गई इसका मतलब ये कि वहाँ से लाइट गुम हो गई ना, वहाँ से लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, और जहाँ लाइट नहीं होती तो वहाँ अंधेरा होता है, और अंधेरे का कलर क्या होता है, डार्क होता है। तो तब इसके अंदर डार्क आपको बाउंड्रीज नज़र आती हैं। डार्क क्या नज़र आती हैं, बाउंड्रीज। और जो स्पेक्ट्रम बैक जो उसका बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, ब्राइट होता है, क्योंकि ये लाइट क्या नहीं हुई, एब्जॉर्ब नहीं हुई। ये वाली लाइट्स देखें, ये जो बैंड नज़र आ रहे हैं, ये लाइट क्या हो गई, ये एब्जॉर्ब हो गई है। इसके उलट है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम तब बनता है जब रेडिएशंस एमिटेड बाय अ सब्सटेंस, उसके जब आप क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रम देखते हैं, यानी ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस से रेडिएशंस क्या हो रही हैं, एमिट हो रही हैं। ठीक है। अब जो एमिट हो रही हैं तो वो किस शक्ल में सामने आ रही हैं, ब्राइट बैंड्स की शक्ल में, और पीछे वैसे तो कोई रोशनी है नहीं, तो इसका बैकग्राउंड क्या होता है, डार्क होता है। तो यहाँ पे देखें, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपसे स्पेक्ट्रम पूछा जा सकता है। आपसे स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स पूछी जा सकती हैं, कौन सी, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। फिर लाइन स्पेक्ट्रम की मज़ीद दो टाइप्स हैं, लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन। दोनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की। कहता है कि बोहर ने प्रपोज किया ये, दैट द एनर्जी विच इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम मस्ट हैव स्पेसिफिक वैल्यूज। उसकी क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यूज होनी चाहिए। अब खैर ये सारी बात आप देख लें, तो जब कहता है कि ये ऑब्जर्व किया गया हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस मिली। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस मिली। उसको आप डिटेल से यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी लाइंस, कौन कौन सी सीरीज़ हमें मिलती है। एक का नाम है लाइमन सीरीज़, एक का नाम है बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़। इसका नाम क्या है जी, फंड सीरीज़। बाद लोग पी फंड कहते हैं, लेकिन फंड असल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, फंड सीरीज़। लाइमन सीरीज़ कब बनती है, लाइमन सीरीज़ कहते हैं बनती है, अच्छा इसका रीजन कौन सा होता है, यानी इस एनर्जी की जो रेंज होती है वो कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट। ये obtain होती है जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है ग्राउंड स्टेट में ऊपर वाले शेल से, यानी N1 में क्या करता है, वापस आता है। और ऊपर वाले शेल कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। बाल्मर सीरीज़ जो है इसका ताल्लुक विजिबल रीजन से है, यानी इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है उसका ताल्लुक किसके साथ है जी, विजिबल रीजन के साथ है। अच्छा, ये एनर्जी कब रिलीज़ होती है, ये तब रिलीज़ होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी शेल से कौन से शेल में वापस आ जाए, सेकंड शेल में। अब ऊपर वाला शेल कौन सा हो सकता है, तो 2 से ऊपर वाले कौन है, 3, 4, 5, 6। इसी तरह पास्चन सीरीज जो है वो कब होगा कि जब इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए कौन से शेल में, थर्ड शेल में। और ऊपर वाले शेल कौन से होंगे, 4, 5, 6। इसमें याद रखें कि ये पास्चन सीरीज कौन से रीजन में आता है, इंफ्रारेड रीजन, नियर इंफ्रारेड रीजन। ब्रैकेट सीरीज जो है वो कब, जब इलेक्ट्रॉन वापस हो जाए फोर्थ शेल में ऊपर वाले शेल से। तो ऊपर वाले शेल कौन सा हो सकते हैं, 5th, 6th और 7th।
ये मिड इंफ्रारेड रीजन है। ये बातें याद रखें आप, किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं। फंड सीरीज कब बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है फिफ्थ शेल में ऊपर वाले शेल से। तो ऊपर वाला शेल कौन सा हो सकता है, सिक्स्थ और सेवन। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिटर्न होने का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन रिटर्न होने का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन रिटर्न होने का मतलब ये कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो अगर आप इसको एनर्जी दें इस इलेक्ट्रॉन को जो पहले शेल में, तो ये एक्साइट होकर किसी भी ऊपर वाले शेल में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है, सिक्स्थ में, सेवन्थ में। तो वापसी पे किसी भी शेल में ये क्या कर सकता है जी, वापस आके गिर सकता है, वापस आ सकता है अपने किसी निचले वाले शेल में। तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते हुए एनर्जी क्या की थी, एब्जॉर्ब। और जब निचले वाले शेल में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। तो इस एनर्जी रिलीज से जो आपको स्पेक्ट्रम की लाइंस मिलती हैं वो ये हैं, लायमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। यहाँ पे इसने डायग्रामेटिकली भी क्या किया हुआ है, इसको शो किया हुआ है। तो देखिए आपको नज़र आ रहा है कि पहले शेल में आ रही है तो लायमन सीरीज है, दूसरे शेल के अंदर देखें दूसरे आर्बिट में आ रही है तो बाल्मर सीरीज है, इसी तरह पास्चन, इसी तरह पी फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट से कर दिया, आप खुद जो थ्योरी थी शुरू में उसको आप देख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि मैंने आपको ये शॉर्टली इसको क्या कर दिया, समझा दिया। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ये जो बोहर मॉडल है इसकी ख़राबियाँ क्या हैं। तो ये देखें आपसे शॉर्ट से सवाल पूछा जा सकता है। तो कहता है कि बोहर मॉडल जो है वो एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के ऊपर और ऐसी तमाम स्पीशी के ऊपर जो हाइड्रोजन की तरह है, यानी जिनके अंदर सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अब किसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का प्लस आइन, लिथियम का +2 आइन, बेरिलियम का +3 आइन, इन सब के पास क्या है जी, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए तो बेस्ट एक्सप्लेन है। लेकिन बाकी इन बातों की वजह से ये क्या नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फेल कर जाता है। पहली बात यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाली कोई ऐसा एटम है तो उसको ये क्या नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता उसकी स्ट्रक्चर को। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है ना, स्पेक्ट्रल लाइन, ये मज़ीद भी आगे क्या हो जाती है, छोटी छोटी फाइन लाइंस के अंदर क्या हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं। तो आप इसको क्या नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, किसकी बेस पे, बोहर एटॉमिक मॉडल की बेस पे। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें स्पेक्ट्रा पे, या क्या अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो इसके ऊपर जो असर होता है मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके ऊपर, स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर, तो इसको ये बयान नहीं कर सकता। अब मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई होती है स्पेक्ट्रल लाइन पे और जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं जी मैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा, उसके ऊपर जो इफेक्ट लगेगा उसको क्या कहेंगे, जी मैन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा तो क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि मॉडर्न रिसर्च नो लॉन्गर बिलीव इन वेल डिफाइंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एज एज्यूम्ड इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आजकल जो नया जो वो आ चुका है ना, उसमें ये बात नहीं मानी जाती कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुकी है, एडवांसमेंट हो चुकी है। तो ये थी इसकी क्या ड्रॉबैक्स। यहाँ से देखें आप सेल्फ असेसमेंट के दौरान आप क्या कर सकते हैं जी, बहुत सी बातें यहाँ से आप गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कितनी बातें समझ में आ गई। देखिए आपसे कहता है कि 4 करेक्टरिस्टिक्स बताएं किसकी, कैनाल रेस की, जिसमें चार्ज के बारे में बताएं, मास के बारे में और चार्ज टू मास रेशियो के बारे में बताएं। स्पेक्ट्रम को डिफ़ाइन करें और टाइप्स को बयान करें। देखें इंपॉर्टेंट सवाल है। नेम्स एंड देयर रीजन, देखें ये जो अभी हमने ये सीरीज़ पढ़ी थी, लाइमन, ब्रैकेट, पी फंड वगैरह, पास्चन वगैरह, इसके बारे में सवाल है। इसी तरह डिफेक्ट्स क्या हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको शॉर्ट अंदाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदाज से क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो मैंने बताया इतना ही कर लें तो क्या है, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर पेपर। आपके पेपर के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए इतना भी क्या है आपके लिए काफ़ी है।